In business, it is said that you fail multiple times, but you need just one success to live a life which is very different from the one that you are leading right now. पिछले 10 साल में मैंने बहुत बिजनेसेस चलाए, 100 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया और मैंने इतनी गलतियां की कि मेरे को लगा कि अगर 10 साल पहले कोई मेरे को ये बताता कि यार रितेश ये वाली गलतियां मत करो, तो आज शायद मैं किसी और मुकाम पे होता। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, 10 lessons I have learned in a decade of my career. I'm Ritesh Malik. I'm a doctor turned entrepreneur. I sold my first startup, Innovate, to SoftBank backed OYO in 2019 for around 200 crores. I've invested in over 125 startups. I run multiple businesses under my family office, the Mangrove Holdings. We run a chain of restaurants called Anardana. We run a hospital called Malik Radix Healthcare, and we do multiple businesses. And पिछले 10 साल में इतनी गलतियां करने के बाद मैं आपको एक चीज गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो आपको 5x ज़्यादा स्मार्ट बना देगी, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की पिछले 10 साल में। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि रितेश, अच्छा बिजनेस आइडिया कैसे बनता है, हमें कैसे पता चलेगा किस बिजनेस आइडिया के पीछे भागें। और मैं सबको एक चीज़ ये कहता हूँ, एंड दैट इज दैट द बेस्ट वे टू फाइंड अ ग्रेट बिजनेस इज नॉट बाय रिसर्च, इट इज़ बाय योर गट, बाय योर इंट्यूशन, बाय योर पैशन। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। मैं 2013 में जब हमने अपना पहला स्टार्टअप चालू किया, एडस्टक कंसल्टिंग, हमने देखा कि ऑफिस स्पेस मिलना और अच्छा ऑफिस स्पेस मिलना, अच्छी लोकेशन पे अच्छे डिज़ाइन ऑफिस स्पेस मिलना बड़ा मुश्किल था। एंड वहाँ से मुझे लगा कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसे इतने सारे फाउंडर्स की सेम प्रॉब्लम होगी। एंड वहाँ से आइडिया आया कि रितेश, क्या हम लोग एक कोवर्किंग स्पेस बना सकते हैं जहाँ पे हम सेंट्रल लोकेशन पे मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छा ऑफिस बनाएं, जहाँ पे पैसा भी उनका कम लगे और हम लोग एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी बना पाएं। और 2015 में हमने इनोवेट की शुरुआत की। तो मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, आप ये मत सोचिए कि कौन सा बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जैसे मैं आजकल लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं एआई अच्छा चल रहा है तो हमें एआई में ही काम करना है। ऐसा नहीं है। अगर एआई अच्छा चल रहा है और आपका एआई पैशन नहीं है, तो आप वैसे ही सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको उस आइडिया के अंदर पैशन नहीं है, तो आप वो वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप देखेंगे कि उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मेरा अपना मानना बहुत सिंपल है कि आप ये देखिए आपको कौन से आइडियाज़ पसंद हैं, और उन आइडियाज़ में चाहे कस्टमर सिर्फ 10 हो, आप उनको खुश कीजिए। वहाँ से कोई अलग दरवाज़ा खुलेगा, फिर वो कस्टमर 100 हो जाएंगे, आप उनको खुश कीजिए, वहाँ से एक और दरवाज़ा खुलेगा। तो मुझे लगता है कि आप ना फोकस कीजिए अपनी गट, अपना पैशन, अपने आप को डिस्कवर करने पे, और आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पर्सनली दिक्कत देती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मैं ना पुराने इंडियन रेस्टोरेंट्स जाता था और वहाँ पे है ना, मैं अपने मॉम डैड को लेके जाता था और मैं बड़ा परेशान होता था क्योंकि वाइब बिल्कुल नहीं थी। और फिर मैं नए टाइप के रेस्टोरेंट्स में अपने मॉम डैड को लेके जाता था, वो कहते थे यहाँ पे म्यूज़िक इतना तेज़ है, इंडियन खाना नहीं है। एंड वहाँ से आइडिया आया अनारदाना का। हमने कहा क्या हम इंडियन खाने को एक नई वाइब में दे सकते हैं, जहाँ पे गाने अच्छे हो, जहाँ पे डिज़ाइन अच्छा हो, जहाँ पे एक फैमिली जिसमें एक 8 साल का बच्चा और एक 90 साल का बुजुर्ग इकट्ठे एंजॉय कर सके। एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड अनारदाना, एंड दैट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस। तो क्वेश्चन है कि हम अपना इंस्टिंक्ट, अपना गट और अपना पैशन कैसे डिस्कवर करें। इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहला, आप अपनी रिसर्च, क्वेश्चनर्स, एक्सेल, कंप्यूटर से बाहर निकलिए और आप ट्रैवल करो। आप बाहर निकलो और आप लोगों से मिलो और आप देखो कहाँ कहाँ लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। स्टेप 2, इन सब प्रॉब्लम्स को आप डॉक्यूमेंट करो। आप ये देखिए कि ये सब प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं। और स्टेप 3, आप इन सब प्रॉब्लम्स के आगे लिखिए कि क्या ये प्रॉब्लम्स आपको रेजोनेट करती हैं, क्या ये प्रॉब्लम्स आपका अनफेयर एडवांटेज है या नहीं है, क्या ये प्रॉब्लम्स आपके लिए भी हैं या नहीं है, और क्या आपको इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बनाने में मज़ा आएगा या नहीं आएगा। एंड पॉइंट नंबर 4, टेक एक्शन एंड बिल्ड योर प्रोडक्ट, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर जर्नी इज़ द प्रोडक्ट। मैं जितने बड़े सक्सेसफुल लोगों से बात करता हूँ, सब एक ही चीज़ कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना सक्षम बना दीजिए कि कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन ही ना हो कहीं और जाने की। आज आप इंस्टाग्राम देखिए, आज आप रिलायंस देखिए, आज आप टेस्ला देखिए, उन सब के पीछे एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एक बहुत ही किफ़ायती दाम पे। एंड मुझे लगता है लोग यहाँ पे मार खाते हैं। व्हाट हैपेंस इज, लोगों को लगता है कि पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करेंगे, लोगों को लगता है कि हम लोग मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्चा करेंगे, लोगों को लगता है कि हम लोग टीम हायर करेंगे। ये सब सेकेंडरी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है
तो कस्टमर आएंगे नहीं, और अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो ये सब वैनिटी है। मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ, आप अपना प्रोडक्ट जल्दी बनाइए, बिल्ड एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप कस्टमर के पास लेके जा सकें, एंड वहाँ से आप अपनी रिसर्च की शुरुआत करें। आप कस्टमर से पूछे कि इस प्रोडक्ट में आपको और बेहतर क्या चाहिए। जब हम इनोवेट बना रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं था कि हम एकदम से एक नई कोवर्किंग स्पेस बनाए, तो हमने एक होटल की 101 रूम लेके वहाँ पे 6 सीटें लगा दी, और वो 6 सीटों से मेरे को इतना फीडबैक मिला, क्योंकि वो 6 सीटें सबसे बेकार इनोवेट था। वहाँ से हमने कनॉट प्लेस बनाया जो उससे बेहतर था, एंड वहाँ से हम आज 50 से ज़्यादा कैंपसेस चलाते हैं, एंड वो कैंपसेस और वो 101 रूम में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छे प्रोडक्ट की वही डेफिनेशन होती है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचे, कस्टमर से हम फीडबैक लें और उसको कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहें। बट अब प्रोडक्ट बनाए कैसे? 3 स्टेप्स। सबसे पहला, आप एक बेसिक आइडिया लेके उसके ऊपर एक डेडलाइन डाल दीजिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, आज की दुनिया में 48 से 72 घंटे में आज नो कोड सोल्यूशन से आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल टाइम मत लीजिए। आप डेडलाइन बना के अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, चाहे बेकार प्रोडक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 2, वो प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च होता है, आप अपने नियर एंड डियर वंस के पास जाइए, आप अपने वेल विशर्स के पास जाइए और वो प्रोडक्ट लेके जाइए और उनसे हाथ जोड़ के बोलिए कि मेरे को इसमें सारी कमियां बताओ, आप क्यों नहीं इसको यूज़ करोगे, और कस्टमर से आप अब फीडबैक लीजिए। यहाँ से रिसर्च चालू होती है और उन सब के आप नोट्स बनाइए। स्टेप 3, आप ये वाला प्रोडक्ट में जितने फीडबैक्स थे वो ऐड कीजिए और ये आपका पहला वर्किंग मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनता है। तो अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केटिंग, और मेरा मानना ये है कि मार्केटिंग डज नॉट मीन मनी, इट मीन्स समथिंग एल्स। लोग ना मार्केटिंग को एक बहुत ही डिफरेंट वे से समझते हैं। उनको लगता है कि मार्केटिंग होती है ATL, BTL, होर्डिंग लगाना, इंस्टाग्राम पे पैसा खर्च करना। ये सब मार्केटिंग नहीं होता, ये होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। बहुत छोटा पार्ट होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट इतना ड्रूलवर्दी हो, इतना अच्छा हो कि कस्टमर बार बार आए, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को लेके आए और कहे कि यार ये वाला प्रोडक्ट तुमने ट्राई किया है या नहीं। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। जब हमने इनोवेट बनाया, हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि इंडिया के सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे को फीचर करना चाहते थे। हमारा कस्टमर अगर एक बार हमारे को देखने आ जाता था, वो अगली बार आता था अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। एक बार कोई इंसान मेरे कैंपस में आ गया ना कोवर्किंग के, वो सीट लेके ही जाता था, और हमने अपनी मार्केटिंग पे बिल्कुल खर्चा नहीं किया। तो मुझे लगता है इनोवेटिव वेज ऑफ मार्केटिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू एज अ बिजनेसमैन। हम अकेली कोवर्किंग कंपनी हैं पूरी दुनिया के अंदर जो अपनी खुद की मैगजीन छापती थी। अब आप ये देखिए, व्यापार हमारा एक ट्रेडमार्क है इनोवेट का, जिसमें हम हर महीने छापते थे कि हमारे एक कैंपस में क्या हो रहा है, हमारे कोवर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या लॉन्च कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से होता क्या था, ये इतनी इंटरेस्टिंग मैगजीन थी कि लोग एक दूसरे को देते थे और कहते थे क्या ये आप और छाप सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास ये व्यापार चली गई, उनके पास इनोवेट का एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रोशर चला गया। मार्केटिंग अगर आप किसी को फॉलो करके कर रहे हैं ना, आप हमेशा महंगी मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग का रूल है कि आप सस्ती मार्केटिंग करें बाय इनोवेटिव आइडियाज। मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा। हमने इनोवेट में एक कैंपेन चालू किया जिसका हम ट्रेडमार्क ओन करते हैं, जिसका नाम था नारियल फोड़ो। हमारे देश में हर चीज की शुभ शुरुआत नारियल फोड़ने से होती है। तो जब भी कोई कस्टमर इनोवेट में आता है, हम लोग एक नारियल लेते थे और वो कलश के साथ फोड़ते थे, और वहाँ पे हमने एक हैशटैग चलाया, नारियल फोड़ो। वो बहुत वायरल कैंपेन हुआ, जिसमें हमने कहा कि आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत करें, आप एक नारियल फोड़ने से करें। और मैंने देखा जहाँ पे आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोडक्ट डिस्कवरी में, आप जहाँ पे लोगों को एक पार्ट बनाते हैं और उनकी स्टोरीज को अपनी स्टोरीज के साथ ऐड करते हैं, वहाँ पे है ना वायरल मार्केटिंग हो जाती है। स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज। एंड ह्यूमन जो है ना बड़े इमोशनल होते हैं। अगर उनको आप एक स्टोरी के साथ जोड़ेंगे ना, वो आपका प्रोडक्ट बेटर लेंगे। मैं लोगों को कहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा पैसा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में खर्चा करने की जगह आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्या आप ठीक स्टोरी लाइन बना रहे हैं, क्या आपका ब्रांड अच्छा है, क्या आप। तो आप पूछेंगे रितेश बातें तो हो गई, तो हम करें क्या? इसके 3 स्टेप। सबसे पहला, आप अपने ब्रांड की एक स्टोरी लाइन बनाइए। आप ये लगा लीजिए, पीपल बाय स्टोरीज, दे डू नॉट केयर अबाउट प्रोडक्ट्स। और ब्रांड स्टोरी टेलिंग का एक बहुत सिंपल टेम्पलेट है जिसको मैं कहता हूँ वाई। पीपल डू नॉट बाय योर व्हाट, दे बाय योर वाई। आपने ये बिजनेस क्यों चालू किया, आप अपनी स्टोरी कस्टमर्स के सामने लेके आइए। जो कस्टमर्स
आपकी स्टोरी जान लेते हैं ना, वो आपको कभी भूलेंगे नहीं। आप हमेशा ये याद रखिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इनोवेट की जब मैं लोगों को पिच करता था, मैं उनको हमेशा एक स्टोरी बताता था कि मैं स्टारबक्स जाता था, वहाँ पे मैं अपना एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाता था और वहाँ 8-8 घंटे बैठता था और बरिस्टा मुझे देखता था और कहता था यार ये आया है, सबसे सस्ती कॉफ़ी लेगा और 8 घंटे मेरी टेबल के ऊपर बैठा रहेगा। एंड वहाँ से मुझे लगा कि यार मुझे है ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो स्टारबक्स जितना अच्छा हो, स्टारबक्स के बाजू में हो, लेकिन कॉस्ट में उसका 1/10 हो। मुझे लगता है अच्छी स्टोरीज के साथ लोग रिलेट करते हैं और लोग वही पैसा खर्चा करना चाहते हैं जहाँ पे उनके वैल्यूज मैच करते हैं। स्टेप 2, जितने भी कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, आप उनका डेटा लीजिए, आप उनको बहुत खुश कीजिए, आप उनको अपना डाई हार्ड ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए और आप उनको कहिए कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी प्लीज़ लेके आइए। स्टेप 3, हम कस्टमर्स से मदद नहीं मांगते। आप कस्टमर्स से मदद मांगिए, आप उनको बोलिए हमारा छोटा बिजनेस है, अगर आप 1 या 2 ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ये वाला प्रोडक्ट शायद अच्छा लगे, आप प्लीज़ हमें रेकमेंड कीजिए। वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्प। आप शॉक्ड हो जाएंगे। पीपल लव हेल्पिंग अदर पीपल इफ आस्क्ड पोलाइटली। तो ये 3 स्टेप्स हैं अपनी मार्केटिंग कॉस्ट कम करने के लिए और अपने रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अब जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके अराउंड आपने स्टोरी लाइन बना ली, आप कस्टमर्स के पास जाने लग गए, कस्टमर्स से आपको फीडबैक मिलने लग गया, तब आपको रियलाइज़ होएगा कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर इनकेपेबल ऑफ रनिंग योर बिजनेस अलोन। मैं बहुत फाउंडर्स को जानता हूँ जो फिनोमिनल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन उनको हायरिंग नहीं आती। और वो बिजनेसेस जिनमें हायरिंग नहीं होती, वो बिजनेसेस कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आप इंडिविजुअली बहुत बड़े बिजनेसेस शायद नहीं खड़े कर सकते। तो मैं सबको एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप डेलीगेट कीजिए, आप SOPs बनाइए हायरिंग के, और आप इंश्योर कीजिए आपका HR डिपार्टमेंट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट हो। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग कैसे लोगों को इंस्पायर करें और अच्छे लोगों की टीम बनाएं। मैं इनोवेट का आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारा चीफ ऑफ डिज़ाइन इनोवेट में एक रिजेक्टेड इंटर्न था जिसका नाम था शील। जब वो हमारे पास आया, उसको उसकी स्किल बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन शाम को उसका मेरे को मेल आया। उसने कहा सर आपने मेरे को रिजेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेरे को एक मौका दीजिए और मेरे को सिर्फ 1 महीने के लिए ऑब्जर्व कीजिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपके साथ काम करना है। हमने कहा चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, और हमने उसको एक इंटर्न की तरह रखा। एंड दैट पर्सन इज द चीफ ऑफ डिज़ाइन। एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, लोग हायर करते हैं स्किल के लिए, मेरा एक फ्रेमवर्क है जो बिल्कुल उल्टा है। मैं हायर करता हूँ इंटेग्रिटी के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ इंटेग्रिटी, विल एंड स्किल, IWS फ्रेमवर्क। आप उन लोगों को हायर कीजिए जिनमें फायर हो, जो ना कुछ करना चाहते हो। उन लोगों को मत हायर कीजिए जिनके पास सिर्फ स्किल हो। विल विदाउट स्किल इज मच बेटर देन स्किल विदाउट विल। क्योंकि अगर आप में इच्छा नहीं है ना कुछ करने की, तो आप में चाहे कितनी ही स्किल हो, लेथार्जी आपको उठने ही नहीं देगी। तो स्टेप नंबर 1, कल्चर। कल्चर ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है। ऊपर की C लेवल के अलावा किसी को कल्चर का पता भी नहीं होता कि हमारी कंपनी का कल्चर क्या है। लोग वहाँ पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है, आपको ग्राउंड अप से अपना कल्चर बनाना पड़ेगा। अब कल्चर होता क्या है? इनोवेट का कल्चर था कि हम कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा डिज़ाइन दुनिया का बेस्ट डिज़ाइन होगा। हमारे रिसेप्शन का जो स्टाफ होएगा, दैट विल बी द मोस्ट पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन स्टाफ एवर। आप हायरिंग से पहले ना कल्चरल वैल्यूज़ को लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप बोलिए कि ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं। अगर आप इनके साथ नहीं अलाइन करते हैं तो आप यहाँ पे मत आना, क्योंकि आप इमीडिएटली फायर हो जाएंगे। स्टेप 2 इज दैट डू नॉट हायर बेस्ड ऑन स्टार्स ऑन देयर रिज्यूमे। CVs आर फिक्शनल। ये जितने CV होते हैं, रिज्यूमे होते हैं, इन सब में लोग झूठ बोलते हैं। मैं CV रिज्यूमे देखता ही नहीं हूँ किसी का। मैं ये देखता हूँ कि जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ और मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका फेलियर रिज्यूमे क्या है। क्योंकि फेलियर हम अपने CVs में नहीं डालते। मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फेल किए थे, और वहाँ पे मुझे पता चलता है ये जब फेल करते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इन्होंने अपने फेलियर से बाहर कैसे आए, क्या ये अपने फेलियर से सीखे या नहीं सीखे। फिर मैं ये देखता हूँ क्या ये बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेटिवली टीम एफर्ट में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ क्या ये पॉलिटिक्स बढ़ाएंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या कम करेंगे। ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा होता हूँ। और मैं इंटरव्यू फॉर्मल नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बाहर लेके जाऊँ, डिनर पे मिलूँ, उनकी फैमिली के बारे में बात करूँ। और मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा काम कंपनी के अंदर एक सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है और HR का है। अगर HR अच्छा नहीं है तो हम कंपनी बड़ी कर ही नहीं सकते। स्टेप नंबर 3, you ensure 2 things. You never delay salaries and you build a reputation as a great HR master.
यू क्रिएट अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लोग आपके पास ट्रांसपेरेंटली प्रॉब्लम्स लेके आ सकें। अगर आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बोली जहां पे लोग खड़े हो रहे हैं आपके आने पे, जहां पे लोग आपसे डर रहे हैं, वो आपसे कोई बात नहीं शेयर करेंगे। मुझे लगता है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनाना, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक इंटर्न भी आपके केबिन में आके आपसे पोलाइटली ये बोल सकता है मुझे लगता है ये सब चीजें आप गलत कर रहे हैं। अब आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने उसकी मार्केटिंग की, आपने टीम हायर की, अच्छी टीम हायर की। नेक्स्ट स्टेप फाउंडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, एंड यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक बिकॉज आई डिड, एंड दैट इज नो योर मंथली इनकम स्टेटमेंट्स बाय हार्ट। मैजिक लाइज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर MIS। तो MIS मंथली इनकम स्टेटमेंट होता क्या है? बही खाता। आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है और आपको कस्टमर से कितना पैसा आ रहा है। आप अमेज्ड हो जाएंगे। 90% फाउंडर्स जिनसे मैं मिलता हूं ना, उनको इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं होती कि उनका छोटे से छोटा खर्चा कैसे होता है और बड़े से बड़ा रेवेन्यू कैसे आता है। या तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए या आप अपनी कॉस्ट घटाइए। अगर आप ये दोनों करने लगे तो यू विल बिकम अमेजिंग। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला, आप अपनी MIS को खुद ट्रैक कीजिए। आप एक बेसिक एक्सेल शीट बनाइए या एक गूगल शीट बनाइए और उसमें लिखिए एवरी स्मॉल एक्सपेंस ऑफ डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट बनाने में सबसे छोटा से छोटा खर्चा, चाहे वो स्टेपलर ही क्यों ना हो, आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आप अपना रेवेन्यू की शीट बनाइए और आप ये देखिए कैसे आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अनारदाना के अंदर हमने देखा, अगर हम अपनी सैलेड्स और सूप्स को पीछे रखें और अपने मेन कोर्सेज को आगे रखें तो हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सैलेड और सूप्स अगर ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो मेन कोर्स नहीं ऑर्डर करते। उसके बाद स्टेप नंबर 3, आपकी MIS शुड बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। रन योरसेल्फ एज अ लिस्टेड कंपनी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा MIS इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एवरी एम्प्लॉय हैज एक्सेस टू माई MIS सो दैट दे नो दैट एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर P&L। बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, and that is legitimate profit। मेहनत से प्रॉफिट कमाना। एंड स्टेप नंबर 3, आप अपनी MIS को रेगुलरली रीनेगोशिएट कीजिए। आप अपनी MIS को रेगुलरली अपने वेंडर्स से बात कीजिए। जिस वेंडर से मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और जब वो वाला प्रोडक्ट का स्केल बढ़ गया, अगर मैं उसको सेम प्राइस दे रहा हूं तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई भी नहीं है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडर टेनेट की। जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं ना, हम लोगों को है ना एक चीज बताई जाती है कि नहीं यार, आप ना आज का प्रॉफिट का ध्यान रखो, आप आज पे फोकस करो, विच इज ग्रेट। मैं एक चीज में मानता हूं जिसको मैं कहता हूं कि थिंक इन डिकेड्स। हमेशा मीडिया भी यही बताती है कि नहीं यार, उन्होंने कंपनी बनाई 2 साल में बेच दी, मैंने इनोवेट बनाया जल्दी बेच दिया। ये सब बाय प्रोडक्ट है। आपको है ना लंबा सोचना है, आपको है ना डेकेड्स में, सेंचुरीज में सोचना है। हमारे जो सॉफ्ट बैंक के चेयरमैन है मासायोशी सोन, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा व्हेन यू रन अ बिजनेस थिंक दैट आप ये बिजनेस 300 साल के लिए चलाएंगे, और तब ना यू डोंट कट द कॉर्नर्स। आप ना छोटी सोच की वजह से है ना, आप अपने प्रोडक्ट के साथ ना मिलावट नहीं करते। मैं आपको इसके 2 एग्जांपल बताऊंगा। हमारे अनारदाना में जो हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो पनीर आता है ना, हमारी फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज आवर इंग्रेडिएंट्स आर ट्रूली वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। बट ये कॉल है, हमने कहा कि यार हम अपने कॉम्पिटिटर्स से 7 या 8% फूड कॉस्ट ज़्यादा रखेंगे, हम अपने कस्टमर्स से भी ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, लेकिन वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ पनीर। एंड उसी की वजह से आप ये देखिए एनालॉग पनीर, इतनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा मिलावट आ रही है। तो मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ, और वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस मत लीजिए टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और बताता हूँ, इनोवेट का। इनोवेट में हमारे पास ऑप्शन थी कि क्या हम लोग एक 5,000 रुपए की लोकल चेयर लें या हम लोग एक 15,000 की हाई एंड चेयर लें जिसपे हमें 11 साल की वारंटी रहे। मेरे दादाजी ने मेरे को हमेशा कहा, कहता बेटा सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, हमारे ना कस्टमर्स अगर 8 घंटे बैठते हैं ना इनोवेट में, तो वो 6 से 7 घंटे है ना इस चेयर पे बैठते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। हमने कहा हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम दुनिया की बेस्ट अर्गोनॉमिकली डिजाइंड चेयर, जिसकी वजह से लोगों को बैक पेन ना हो, उनका पोस्चर अच्छा रहे, हमने कहा हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, चाहे आप एक किराने की दुकान भी चला रहे हो ना, आप ये सोचिए कि क्या आप 300 साल तक वही दुकान आपकी फैमिली चला सकती है। अगर आप वो सोचने लग जाएंगे ना, यू विल नॉट कट कॉर्नर्स। आप ये नहीं करेंगे कि नहीं आप कोई चीप चीज़ अपने कस्टमर को दे दो, आप ट्रस्ट के ऊपर ना सबसे ज़्यादा फाइट मारेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सबसे पहला आप लिखिए कौन सी ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूनिक बना सकती हैं।
हमारे केस में इनोवेट में डिज़ाइन था, हमारे केस में हमारी चेयर्स थी, हमारे केस में हमारे इंटरनेट की स्पीड थी। ये देखिए कि आपके यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए कस्टमर आपको डिफरेंशिएट कर सके कॉम्पिटिशन से। स्टेप नंबर 2 कि यू हैव टू थिंक इन सेंचुरीज। जब आप सेंचुरीज में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म सोचेंगे, वो तभी चलेगा जब आपका रेपुटेशन अच्छा होएगा। तो अगला लेसन जो मैंने अपने जीवन में पिछले 10 साल में सीखा है, दैट इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन योर बैलेंस शीट इज नॉट मनी, इट इज़ योर रेपुटेशन। ये ना बहुत अंडररेटेड लेसन है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। स्पेशली हमारे स्टार्टअप की दुनिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, फायर होती है, तो लोग ना आगे बढ़ने के लिए है ना कुछ ऐसे स्टेप्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। एग्जाम्पल, कोई फाउंडर झूठ बोल जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट को और कहेगा कि नहीं यार देखो मैंने पहले में ऐसा किया था, वो पैसा रेस करने के लिए आज के प्रोजेक्शंस गलत बता देगा, MIS में झोल कर देगा। ये इतने बड़े ब्लंडर्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, द ओनली एसेट दैट वी हैव इज आवर बॉडी एंड आवर रेपुटेशन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में कभी भी ताक पे मत लगाना, चाहे कितना ही पैसा मिल रहा हो। जब हम इनोवेट को, ओयो को बेच रहे थे, तो ओयो का ना बहुत ज़बरदस्त ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस था। एक ड्यू डिलिजेंस हुआ था हमारे फाइनेंशियल्स पे और एक ड्यू डिलिजेंस हुआ था रितेश मलिक के ऊपर। एक लेवल के बाद ना यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर बैकग्राउंड चेक्स। अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट नौकरी चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, अगर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस एक्विजिशन चाहिए, तो लोग ना एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे यार बताना रितेश इंसान कैसा है, वो ठीक तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिटिगेंट है, ऐसा तो नहीं है कि हमें कोर्ट में ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो हमें तंग करेगा, ऐसा तो नहीं है कि हमारे से पैसा लेके और वो वाला पैसा वापस नहीं देगा। अगर लोगों ने ये कह दिया ना कि नहीं यार रितेश बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, आंख बंद करके इसकी कंपनी खरीद लो, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, आंख बंद करके इसको वो पॉलिटिकल पावर दे दो, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, आंख बंद करके आप इसकी कंपनी को ज्वाइन कर लो, आप सोचेंगे नहीं आपको इतना बड़ा बेनिफिट होएगा जो कोई पैसा आपको नहीं दे सकता। आज आप ये लगा लीजिए, अगर आप कोई नौकरी भी लेने जाते हैं तो दूसरी कंपनी का HR हेड वो फोन करके कहता है कि यार ये व्यक्ति कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा था, इसका कैरेक्टर कैसा था। जब एक छोटी नौकरी के लिए आपको रेपुटेशन चाहिए तो आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा रेपुटेशन की ज़रूरत है। मैं सब फाउंडर्स को एक चीज़ कहता हूँ, आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज माई इंटेग्रिटी फॉर इवन 100 करोड़ रुपीज़। तो क्वेश्चन ये है कि आप रेपुटेशन बनाएं कैसे। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। हम लोग ना सेल्स क्लोज करने के टाइम पे है ना क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, और कस्टमर के दिमाग में ना एक बहुत अच्छी पिक्चर बना देते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें होंगी, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई कर देते हैं। मेरी लाइफ का रूल बहुत सिंपल है, मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, ऑलवेज अंडर कमिट। आप हमेशा बोलिए कि नहीं ये होगा, ऐसे होगा, और 10-15% कम ही बोलिए जो आपने करना है। और उसके बाद जब वो 10-15% से आप 20% ज़्यादा करते हैं ना, तो अब कस्टमर को है ना वाव फैक्टर आता है कि यार इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ऑनेस्ट सेलिंग की थी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़ा मीडिया क्लाइंट आया और उन्होंने कहा हमें 150 सीट चाहिए दिल्ली के साकेत के अंदर। मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको कहा कि आपको एक्चुअली सिर्फ 70 सीट चाहिए, आप 150 बिल्कुल मत लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि यार आप पागल हो क्या, आप अपना ही बिजनेस काट रहे हो। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप ना ये मत सोचिए मेरा बिजनेस है आपका पैसा बचाना, क्योंकि जितना आपका पैसा बचेगा उतना ज़्यादा आप मेरे साथ लंबे टर्म तक चलोगे। मेरा काम बिजनेस आज क्रिएट करने का नहीं है, मेरा काम है कि मैं आज से 10 साल बाद भी आपके साथ ही बिजनेस करूँ। मेरे जितने कस्टमर्स हैं, जितने टीम मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ 10-10 साल से लगे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने अपनी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा प्रिजर्व की हुई है। पॉइंट नंबर 2, आप जहाँ पे भी पैसे की लेन देन है ना, आप हमेशा ये देखिए कि कहीं पे पैसे की वजह से आपका रेपुटेशन खराब ना हो। अगर कहीं पे किसी के साथ मनमुटाव भी हुआ, हमारा एक होता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, ट्राई एंड अवॉइड गोइंग टू द कोर्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मनमुटाव हुआ, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और जो पैसे की बात है उसको सेटल करके बाहर निकलते हैं, ताकि हम लोग एक दुआ सलाम का रिलेशन हो और ऐसा ना हो कि हम लोग कोर्ट में एक दूसरे के सामने स्वॉर्ड लेके खड़े हों। और तीसरा, आप ये देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बनती है आप किसके साथ आपकी दोस्ती है, आप किसके साथ घूम रहे हैं और कौन आपके साथ घूम रहे हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ क्या वो जगह मेरी गरिमा को बढ़ाएगी या घटाएगी। और लास्ट बोनस पॉइंटर, आप अपने टीम मेंबर्स और वेंडर्स का कभी भी पैसा मत रोकना। दैट इज सुसाइड फॉर अ बिजनेस। नेवर एवर एवर स्टॉप सैलरी ऑफ योर टीम मेंबर्स। बिजनेस में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है जो हर फाउंडर के पास है और वो उस एसेट को अच्छे से यूज नहीं करता। और ये सारे फाउंडर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, चाहे वेंचर बैक्ड है, चाहे लिस्टेड है, चाहे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज फोकस। फाउंडर्स डोंट से नो। आई ऑलवेज टेल पीपल, यू आर डिफाइंड बाय
थिंग्स दैट यू से नो टू। मैं ना जब भी अपने कल के जैसे मैं काम लिखूंगा रात को 8-9 बजे कि मैंने क्या काम करने हैं, मैं 2 या 3 काम लिखूंगा टू डू लिस्ट और 25 काम लिखूंगा नॉट टू डू लिस्ट। होता क्या है, हम मेजॉरिटी अपना टाइम ना फोकस नहीं कर पाते। यू हैव टू से नो to a million things so that you say yes to very few things which actually create value in your organization. जब ग्लोबल जायंट वीवर्क को लिविंग के बिजनेस में आ रहा था, जब वीवर्क आ रहा था स्कूल्स के बिजनेस में, वीवर्क आ रहा था मल्टीपल होटल और बड़े सारे बिजनेसेस में आ रहा था, इनोवेट के पास भी है ना, हमारे इन्वेस्टर्स ने भी कहा कि यार रितेश तुम क्यों नहीं सोचते को लिविंग का, और हमने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। वी विल ओनली एंड ओनली स्टिक टू कोवर्किंग। जब तक हम कोवर्किंग में डबल डिजिट मार्केट शेयर नहीं लेंगे, हम तब तक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हमने अनारदाना 90% ऑफ माई आउटलेट्स आर इन दिल्ली एनसीआर एंड विल कंटिन्यू टू बी इन दिल्ली एनसीआर। हमने कॉल लिया कि यार ये बड़ा ऑपरेशनली इंटेंसिव बिजनेस है, हमें सिर्फ एक लोकेशन में सारी अपनी किचन्स को हाइजीनिकली और क्वालिटी वाइज मेंटेन करना है। मैं कहाँ कभी पुणे जा रहा हूँ, कभी बॉम्बे जा रहा हूँ, और मैं अपनी टीम को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। जब तक हम दिल्ली एनसीआर में डबल डिजिट मार्केट शेयर नहीं लेंगे, हम दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है सबसे ज्यादा रेपुटेशन किन लोगों की होती है? ये वो लोग होते हैं जिनको ना बोलना आता है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लस्ट, अपनी ग्रीड और इन सब कुभावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर आप इनको कंट्रोल करेंगे, यू विल बिकम अ सुपर ह्यूमन। तो ना बोलने का एक फ्रेमवर्क है। सबसे पहला, आप एक क्लैरिटी डॉक्यूमेंट बनाइए। क्लैरिटी डॉक्यूमेंट में आप लिखिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा ध्यान देनी है, व्हाट हैज वर्कड फॉर यू इन द पास्ट, एंड फोकस ऑन दोज एरियाज एंड कीप ऑन स्ट्रेंथनिंग दोज एरियाज। द सेकेंड थिंग इज, आप अपने गोल्स लिखिए। आप 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में, 100 साल में आप कहाँ पे अपने बिजनेस को देखते हैं। चाहे वो एब्सर्ड गोल्स होंगे 100 साल वाले, लेकिन आप वो जरूर लिखिए। और लास्ट, आप अपनी रिसोर्स मैपिंग कीजिए। एग्जाम्पल, मेरे पास 100 लीडर्स हैं जो मेरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक लीडर का 5 से 6 घंटा अगर वो काम कर रहे हैं, तो मेरे पास 500 से 600 घंटे हर दिन का टाइम है। मैं अपने लीडर्स के साथ बैठता हूँ ऑन देयर क्लैरिटी डॉक्यूमेंट्स। आई डोंट केयर वो अपना काम कैसे करते हैं, लेकिन क्लैरिटी देना मेरा काम है। I am the chief clarity officer of the organization and I am the chief no officer. Everyone knows in the organization I say no for them. और अगर आपने ना बोलना सीख लिया ना, तो मैं आपको उसका भी एक नेक्स्ट लेवल लाइफ का लेसन बताता हूँ, एंड दैट इज कीप थिंग्स प्राइवेट। आजकल ना लोग सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों को कोई भी चीज़ होने वाली होती है ना, जो वो प्लान भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ खोल के बता देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और जब वो प्लान के अनुसार नहीं होता तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और आपका मनोबल कम होता है। डू नॉट शो ऑफ। आप अपनी मेहनत कीजिए। जब आपका प्रोडक्ट एक ऐसी स्टेज पे आ जाए कि वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाए, क्योंकि आप ये सोचिएगा जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे ना, 90% दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, क्योंकि उनकी लेवल तो वहीं पर ही है और आपकी लेवल बढ़ती जा रही है। सिर्फ 10% दुनिया है जो आपसे ईर्ष्या नहीं रखेगी, जो आपसे जेलसी नहीं रखेगी। तो मैं सबको एक चीज़ ये कहता हूँ, आप खूब मेहनत कीजिए के अंदर, आप अपनी खूब मेहनत कीजिए, खूब अपना एफर्ट दीजिए, लेकिन उसका आप बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइम मत बनाइए। अपने दोस्तों में जा के ये मत बताइए कि मैं स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ, मैं पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की कंपनी बना दूंगा। और ये करने से आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहले, लोग आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे, और दूसरा, जो लोग आपसे जेलस है ना, वो आपका रास्ता रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि क्या होने वाला है। मेरी लाइफ का एक फंडामेंटल बहुत क्लियर है। अभी तक 90% मेरे जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे इनोवेट की वजह से जानते हैं, क्योंकि मैंने इनोवेट बेच दिया। अनारदाना की वजह से मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं सामने ही नहीं आता। डू यू नो, दुनिया में सबसे ज्यादा फेलियर ऑफ स्टार्टअप्स किस वजह से होता है? यू विल बी सरप्राइज्ड। इट इज बिकॉज ऑफ को-फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट and not because of the business model. Business model is in fact the second reason. सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स मिट्टी में मिल जाते हैं, अच्छे बिजनेस मॉडल्स वाले स्टार्टअप भी, बिकॉज वहाँ पे को-फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और मेरा नंबर 1 लेसन आप सबको ये है कि जब भी आप अपने स्टार्टअप के लिए कोई को-फाउंडर ढूंढे ना, आप ये देखिए आपके लिए ये डिसीजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। योर co-founder will become your best friend, will become your business partner। आप उनके साथ इनफैक्ट एट टाइम्स अपने स्पाउस से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इंश्योर उनकी वैल्यू सिस्टम्स आपसे मैच करें, नहीं तो वो शिप चल ही नहीं सकती। मेरे पापा मेरे को हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, कहता बेटे, पार्टनरशिप इज़ द ओनली शिप विच हैज़ द हाइएस्ट चांसेस ऑफ ड्राउनिंग। तो जब भी आपका पार्टनर आप बनाओगे ना, आप पार्टनर बनाने में सबसे पहले तो जल्दबाजी मत कीजिए।
आप पहले उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आप समझिए, आप उनको बाहर लेके जाइए, आप उनके साथ ट्रैवल कीजिए और आप समझिए क्या आप दोनों एक तरीके से सोचते हैं या नहीं। क्योंकि जब बिजनेस ऊपर चल रहा होता है ना, तो सब लोग आपके आसपास होंगे, लेकिन जब बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, और हमेशा बिजनेस की एक खासियत है, बिजनेस में कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तब आपको असली रंग पता चलता है अपने को फाउंडर का। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, द people that you choose to be your co-founders need to have the same wavelength as yourself। और co-founder सिलेक्ट करने का ना एक साइंस है, और वो ये है कि आपका जो co-founder है ना, वो दिल से आपके जैसा होना चाहिए और दिमाग से आपसे बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। दिल से आपके जैसा होने का मतलब ये है, वो भी इमोशनल होना चाहिए, उसको भी आपके लिए उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी आपको उसके लिए है, उसमें भी एक एम्पैथी होनी चाहिए, और उसमें लालच उतना ही होना चाहिए जितना आपके पास है। क्योंकि एक लालची को फाउंडर और एक दानवीर को फाउंडर हमेशा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप हमेशा ये याद रखिएगा, उनकी जो स्किल्स होनी चाहिए वो बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए। अगर आपको फाइनेंस और एचआर में इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट प्रोडक्ट और सेल्स में होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर डोमेन में है, उनका अलग डोमेन में होना चाहिए, ताकि कंपनी को आप दोनों के अलग अलग डोमेन्स का एडवांटेज मिले। लोग कहाँ गलती करते हैं, वो को-फाउंडर सिलेक्शन के टाइम पे है ना, सेम प्रोडक्ट लाइन के को-फाउंडर ले आते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आने के चांसेस होते हैं। या वो क्या गलती करते हैं, वो एक ऐसे इंसान को ले आते हैं जो इतना लालची होता है, जो हर वक्त अपना इक्विटी बढ़ाने के लिए रीनेगोशिएट करेगा, जो अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं रखेगा, जो पॉलिटिक्स करेगा, जो आपके लिए नेगेटिव नैरेटिव सेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर आपको बोर्ड से हटाने की कोशिश करेगा। आप शॉक्ड हो जाएंगे। ऐसे बड़े लोग हैं दुनिया के अंदर, तो उन सब से बच के रहिए। नार्सिसिस्ट को-फाउंडर्स से बच के रहिए, और को-फाउंडर सिलेक्शन करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, उनके साथ ट्रैवल कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए और उनके ट्रू इंटेंट को समझिए, और पास्ट देखिए उनका। क्या उनके पास्ट में बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस हुए हुए हैं? क्या उनके पास्ट में उन्होंने एक कंपनी में 6-7-8 महीने से ज़्यादा नहीं टाइम स्पेंड किया हुआ? इनको हम बोलते हैं जंपिंग मंकीज़। ये वो लोग होते हैं जो है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कंपनीज में जाते रहते हैं। इनमें स्किल तो अच्छी होगी, लेकिन इनकी विल और इनकी इंटेग्रिटी बिल्कुल ख़राब होती है। तो आप इन सब से बच के रहिए, क्योंकि एक खराब को-फाउंडर आपके पूरे बिजनेस को धाराशाही कर सकता है। So keep your things private, and you know the most important thing that you should keep private is your relationships. And now talking about relationships, the most important relationship in your business is that with your co-founder. If you have made it so far, that means you really have high intent and you are going to become a very successful entrepreneur. And for all of you, here's a bonus lesson that I have learned in the past 10 years of my life. And that is, do not throw money at your problems. हम लोग ना बिजनेस चालू करते हैं एक एंड गोल के लिए, और बहुत सारे फाउंडर्स का एंड गोल होता है यार वेंचर कैपिटल उठाना, सीड राउंड रेस करना, एंजल राउंड रेस करना, आईपीओ करना। ये सब ना पड़ाव होते हैं। फाइनल गोल होता है एक इंस्टीट्यूशन बनाना। और लोग ये भूल जाते हैं, जैसे ही उनके पास वेंचर कैपिटल आता है या सीड कैपिटल आता है, वो ना अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ना पैसा थ्रो करने लग जाते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, और वो इंस्टाग्राम पे ना अपनी फॉलोइंग बनाना चाहता है, और उसने क्या किया हुआ है, चैट जीपीटी का सबसे हाईएस्ट वर्जन लिया हुआ है, 20,000 रुपए पर मंथ का। मैंने उससे पूछा, तो इतना ज्यादा पैसा क्यों तुमने लिया हुआ है? वो कहता कि यार उससे ना अच्छे आइडियाज आएंगे, एंड उसका कंटेंट पिछले 2 साल से नहीं चल रहा, और मुझे पता है आने वाले समय में भी नहीं चलेगा। Because he's throwing money at his problems. You don't throw money at your problems. You work really hard to solve your problems and then build SOPs and then start throwing money at your problems. मैं इसका आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। हमारे हर सेंटर में हमारे को एक कंसिस्टेंट फीडबैक ये आ रहा था कि हमारे साइज ऑफ वॉशरूम्स इनोवेट में छोटे थे, एंड हमने कहा कि यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। हमारे इन्वेस्टर्स ने कहा कि नहीं यार, आप ना कोई बहुत ही हाई फाई आर्किटेक्ट, डिजाइनर, कंसल्टेंट हायर करो। एंड वी थॉट दैट वी कैन नॉट डू दैट, वी विल नॉट थ्रो मनी एट आवर प्रॉब्लम्स। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च विद आवर फीमेल कॉलीग्स हु वर्क आउट ऑफ एन इनोवेट, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो 1 या 2 दिन की रिसर्च हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमें नेक्स्ट सेंटर्स में क्या करना है, एंड आज वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो गई हैं। सो द बोनस पॉइंट हियर इज, आपके पास पैसा है या नहीं है, डू नॉट थ्रो मनी एट योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिटी से लिखिए, आप उनके सॉल्यूशंस खुद बनाइए, फिर आप उनके खुद एसओपीज बनाइए, एंड देन स्टार्ट हायरिंग पीपल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम रेपिटेटिवली। क्योंकि आप महंगे कंसल्टेंट्स हायर तो कर लोगे, लेकिन जब तक आपको अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स डेप्थ में नहीं पता होंगी ना,
तब तक आप ट्रूली इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं बना सकते, बिकॉज द फाइनल पर्सन हु हैज ऑल द ओनर्स ऑफ फेलियर एंड सक्सेस इज यू योरसेल्फ, नॉट हायर्ड कंसल्टेंट्स. विद दैट, I thank all of you for spending your time with me till here, and I hope with this you all build extremely large scale institutions and make all of us proud. I'll see you in the next video.